हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स टॉक जोन। आज का जो टॉपिक हमारी डिस्कशन का हिस्से बनने जा रहा है वो है सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम क्लास 10th के यूनिट नंबर 10 दैट इज जनरल वेव प्रॉपर्टीज का टॉपिक नंबर है 10.4। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की, तो सिंपल पेंडुलम जो है वो इसके अंदर एक मोशन पाया जाता है जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट करता है कौन सा मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन को आज हम लोग इन डिटेल स्टडी करेंगे कि किस तरह से विद इन अ पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब पेंडुलम बेसिकली कहा किसे जाता है। देखें, जब कभी भी हमारे पास कोई भी एक चीज़ क्या होती है, मान लें कि एक बहुत ज़्यादा क्या है कि नीचे एक लोड है और वो एक थिन वायर के साथ कनेक्टेड है एक रिजिड स्पॉट के साथ। ठीक है, किसके साथ कनेक्टेड है, एक रिजिड स्पॉट के साथ कनेक्टेड है। तो अगर ये लोड क्या करे कि ना यहाँ पर ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दे अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, किसके इर्द गिर्द, अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, तो ये जो हमारे पास पूरा का पूरा आपको सिस्टम नज़र आ रहा है, ये क्या नज़र आ रहा होगा, एक पेंडुलम जैसा सिस्टम नज़र आ रहा होता है। ठीक है, अब ये जो पेंडुलम जैसा सिस्टम है ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। हम लोग देख रहे होते हैं काफ़ी मर्तबा के कुछ बच्चे क्या कर रहे होते हैं, झूला ले रहे होते हैं। तो ये भी एग्जांपल है किसकी, सिंपल पेंडुलम की। सेम एज इट इज़ हमारे पास क्या होती हैं, जो ओल्ड वॉचेस होती हैं, जो ओल्ड क्लॉक होते हैं, उनके अंदर नीचे क्या लगा हुआ होता है, एक पेंडुलम लगा हुआ होता है। जैसे ही अगर अलार्म कुछ ना कुछ सेट है, लाइक अगर 12 o'clock का अलार्म सेट है, तो ये पेंडुलम इस टाइम पे क्या करना स्टार्ट कर देता है, इस तरह से अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो इन सब के मोशन को क्या कहा जाता है, सिंपल पेंडुलम का मोशन कहा जाता है। और सिंपल पेंडुलम का मोशन होता कौन सा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। इसी आज सिंपल पेंडुलम को अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इन डिटेल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर टॉपिक। देखिए, अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम की बात करें तो ये बेसिकली एग्जिस्ट कर रहा होता है टोटल मेन 3 कंपोनेंट्स के ऊपर। किसके ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, टोटल 3 कंपोनेंट्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, एक रिजिड स्पोर्ट। रिजिड स्पोर्ट का मतलब होता है एक ऐसी स्पोर्ट जिसके ऊपर अगर फोर्स लगाई जाए और वो अपनी जो शेप है उसको चेंज ना करे। लाइक अगर मैं इस मार्कर को देखूं तो ये भी क्या है, एक रिजिड मार्कर है। अगर मैं इसको इस तरह से बेंड करने की कोशिश कर रही हूँ तो ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहा। सो दिस इज़ अ रिजिड स्पोर्ट। तो मैंने क्या कहा कि हमें सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है, एक रिजिड स्पोर्ट रिक्वायर्ड है। मान लें ये मैंने क्या किया हुआ है, एक रिजिड स्पोर्ट ले ली। हो सकता है ये कोई लोहे का, लकड़ी का टुकड़ा हो जिसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊं और ये अपनी पोजीशन को, अपनी शेप को, अपनी जो इसकी हालत में मौजूद है ये उसको चेंज ना करे, डिफॉर्म ना हो। तो ये क्या है, एक रिजिड स्पोर्ट है। सेकंड चीज़ हमें चाहिए होती है इन एक्सटेंसिबल रोप। ठीक है, हमें सेकंड चीज़ क्या चाहिए, एक इनएक्सटेंसिबल रोप चाहिए जो कि मतलब जिसके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद ना हो, जिसको हम लोग इस तरह से खींचे तो वो रबर की तरह इस तरह से खींच ना रही हो। अगर ऐसा होगा ना तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जब हम लोग इसके नीचे एक लोड को अटैच करेंगे ना तो लोड नीचे की तरफ मूव करेगा अपनी वज़न की वजह से ना। जैसे अगर हम लोग एक क्या ले लेते हैं, एक रबर बैंड ले लेते हैं और एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है जबकि इसके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद होती है। तो हम लोगों ने क्या करना है, एक इनएक्सटेंसिबल रोप लेनी है। ठीक है, फिर हम लोगों ने साथ में क्या करना है, थ्रेड भी कहा जा सकता है इसे, रोप भी कहा जा सकता है, स्ट्रिंग भी कहा जा सकता है। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है कि एक बॉब अटैच करनी है जो क्या होगा, एक लोड होगा, एक क्या होगा, वजन होगा। और ये जो बॉब है ये बेसिकली हमारे पास कौन सी बॉब होगी, एक मेटालिक बॉब होगी। कौन सी बॉब होगी, एक मेटालिक बॉल लाइक स्ट्रक्चर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अटैच कर देंगे। और हमारे यहाँ पर इस बॉल को अटैच करने की वजह से इसकी लेंथ के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोगों ने कौन कौन सी 3 चीज़ें ले ली हैं, हम लोगों ने रिजिड स्पोर्ट ले लिया है, हम लोगों ने इनएक्सटेंसिबल वायर ले लिया है एंड मेटालिक बॉब ले लिए। अब अगर आपसे कोई भी कहे कि आप हमें इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ मेजर करके दिखाएं, तो लेंथ भला कहाँ से होती है,
ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है जहाँ से हम लोगों ने इस स्ट्रिंग को इस रिजिड सपोर्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब अगर हम लोग पेंडुलम की लेंथ को मेजर करेंगे ना, तो वो इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, अगर हम लोग इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ को मेजर करना स्टार्ट करें तो हम लोग कहाँ से करेंगे? इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इस मेटेलिक बॉब की ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ तक इसकी बेसिकली क्या आ जाएगी? हमारे पास लेंथ आ जाएगी। सही है। और जो हम लोग वेट लेंगे वो इसका तो बिल्कुल जो स्ट्रिंग होती है, जो यहाँ पर रॉप ली हुई है, ये बिल्कुल एक हम लोग ये कह सकते हैं कि ना वेटलेस है ना। तो जो वेट होगा वो सारा का सारा किसका होगा? इस मेटेलिक बॉब का होगा, इस मेटेलिक बॉल का वेट होगा। सही है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर मोशन किस तरह से, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ना वो इसके अंदर किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा होता है। इस चीज़ को हम लोगों ने मुकम्मल तौर पर प्रूव करके दिखाना है। इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट हो रही होती हैं, इसका मोशन होता किस तरह से, एंड ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स। हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है? एक स्ट्रिंग है जो कि कनेक्टेड है ऊपर रिजिड स्पॉट के साथ, और यहाँ पर कनेक्टेड है किसके साथ? मेटेलिक बॉब के साथ। ये वाली जो पोजीशन है ना बॉब की, ये पोजीशन हमारे पास क्या कहला रही है? एक मीन पोजीशन कहला रही है, रेस्ट पोजीशन कहला रही है। कौन सी पोजीशन कहला रही है? रेस्ट पोजीशन कहला रही है। जहाँ पर इस बॉल के ऊपर लगने वाली तमाम की तमाम जो फोर्सेस हैं वो किसके बराबर हैं? ज़ीरो के बराबर है। इन एक्चुअल अगर हम लोग देखें ना, आपको ये समझ आ गई मीन पोजीशन वाली बात? बस हम लोग यहीं पे छोटा सा करके लिख देते हैं मीन पोजीशन। इन एक्चुअल अगर हम लोग देखें ना, तो हमारे पास क्या है कि एक फोर्स इसके ऊपर लग रही है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट इज़ वेट। इसके ऊपर कौन सी फोर्स एग्जर्ट हो रही है? एक वेट की फोर्स एग्जर्ट हो रही है। लेकिन साथ ही साथ क्या है कि ना हमारे पास ये जो बॉल है, इसको ये जो स्ट्रिंग है ये एक अपवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल ऐसे खींच के ऊपर की तरफ रखने के लिए एक फोर्स लगा रही है, जिसे नाम किसका दिया जा रहा है? टेंशन का नाम दिया जा रहा है। मान लें इसका वेट किसके बराबर है? 5 kg के बराबर है। तो इस वक्त इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, सॉरी 5 न्यूटन के बराबर है। तो इस वक्त इसके ऊपर जो ये जो टेंशन वाली फोर्स लग रही होगी, ये भी एग्जैक्टली कितनी लग रही होगी? 5 न्यूटन के बराबर लग रही होगी। और हमें पता है कि जब कभी भी किसी भी बॉडीज़ के ऊपर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं, 5 न्यूटन की फोर्स इस तरफ, 5 न्यूटन की फोर्स इस तरफ, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देती हैं? कैंसिल कर देती हैं। और जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर हो जाती है? ज़ीरो के बराबर हो जाती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब ये जो बॉल है ये इन द स्टेट ऑफ मीन पोजीशन मौजूद होगी, उस वक्त इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रही होती हैं। एक होता है वेट, एक होती है टेंशन। और ये जो दोनों की दोनों फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। लिहाजा ये बॉल अपनी मीन पोजीशन पे इन द स्टेट ऑफ अ रेस्ट कंडीशन मौजूद होता है, और इसके ऊपर लगने वाली फोर्स किसके बराबर होती है? ज़ीरो के बराबर होती है। लेकिन हकीकत में दो फोर्सेस वेट एंड टेंशन प्रेजेंट होती हैं, बट ड्यू टू कैंसलेशन ऑफ दीज फोर्सेस वी विल say that the net force is zero। देखें अब हम लोगों ने क्या किया कि पहले ये जो बॉब थी ये कहाँ मौजूद थी? अपनी मीन पोजीशन के ऊपर मौजूद थी। मैंने क्या किया कि इस बॉब को यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। मैंने क्या किया? इस बॉल को यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि सम एंगल के ऊपर इसे मैं कहाँ पर ले गई? एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ले गई। कहाँ पर ले गई? एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ले गई। मैंने क्या किया? इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है। अब जैसे ही मैं डिस्प्लेस करूँगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो वेट था ना इसका, जो पहले क्या था? मुकम्मल तौर पर, टोटली तौर पर क्या था? पहले नीचे की डायरेक्शन में लग रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा था। अब क्या होगा कि हमारे पास ये जो वेट है, वेट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्प्लिट हो जाएगा अपने दो कंपोनेंट्स के अंदर। एक कंपोनेंट इसका क्या होगा कि ना हमारे पास W कोस थीटा, और एक कंपोनेंट होगा क्या? W साइन थीटा। ठीक है।
अब हमें पता है कि ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लग रही होती है, दैट इज़ टेंशन। जब हम लोग क्या करेंगे कि इस जो पेंडुलम है, ये जो मेटेलिक बॉब है, इसको डिस्प्लेस करके यहाँ तक ले जाएंगे, उस वक्त क्या होगा कि हमारे पास ये जो वेट है ये स्प्लिट हो जाएगा अपने दो कंपोनेंट्स के अंदर। वन ऑफ देम इज डब्ल्यू कोस थीटा एंड अनदर वन इज डब्ल्यू साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास ये जो डब्ल्यू कोस थीटा एंड टेंशन है, ये एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं एंड ऑपोजिट वेक्टर्स होते हैं। सो दीज टू वेक्टर्स विल कैंसल ईच अदर। अब जो नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रही है, वेट तो स्प्लिट हो गया ना दो कंपोनेंट्स के अंदर, अब ये जो नेट फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रही है ना, ये बराबर है किसके बराबर है? डब्ल्यू साइन थीटा के बराबर है। और यही फोर्स यहाँ पर क्या होगी? रिस्पॉन्सिबल होगी इस पेंडुलम को यहाँ से मीन पोजीशन तक लेके जाने के लिए। इस यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी इस बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक वापस खींच के लेके आने के लिए। तो ये जो फोर्स है जो क्या करती है कि किसी भी बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक वापस लाने पे मजबूर कर रही होती है। इस फोर्स को क्या कहा जाता है? रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम के केस में हमारे पास क्या था कि जब बॉडी अपनी मीन पोजीशन पे मौजूद थी तब सिर्फ वेट एक्ट कर रहा था। वेट बराबर होता है mg के, और साथ में टेंशन इसको क्या कर रही थी? कैंसल आउट कर रही थी। नेट फोर्स किसके बराबर हो गई? 0 के बराबर हो गई। जैसे ही वो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर गया, वेट स्प्लिट हो गया दो कंपोनेंट के अंदर, दैट इज mg साइन थीटा एंड mg cos थीटा। mg cos थीटा एंड mg sin theta are mg sin theta and mg cos theta are components of weight, and mg cos theta is exactly equal to the tension, so these will cancel each other। और जो हमारे पास रिमेनिंग फोर्स बची है वो है mg sin theta, जो कि एग्जिस्ट कर रही है किस तरफ? मीन पोजीशन की तरफ जो है ना वो डायरेक्टेड है, और ये क्या कर रही है? इनके बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन तक लेकर आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसी फोर्स को नाम दिया गया किसका? रीस्टोरिंग फोर्स का नाम दिया गया। अब देखें आगे क्या होगा। ठीक है, अब देखें आगे भला क्या होगा। हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने ये देखा कि जब ये जो बॉडी है ये अपनी मेन पोजीशन पे मौजूद थी, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स 0 के बराबर थी, ये रेस्ट कंडीशन में मौजूद थी। हमने क्या किया कि इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसका वेट स्प्लिट हो गया अपने कंपोनेंट्स के अंदर, mg साइन थीटा mg cos थीटा के अंदर। mg साइन थीटा जो है वो अब रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक लेके आने के लिए। अब जैसे जैसे बॉडी क्या है कि हमारे पास अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रही होगी, उस वक्त क्या होगा कि हमारे पास ये जो mg साइन थीटा है ना वो क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। mg साइन थीटा क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। और जो mg कोस थीटा है वो क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे जैसे एंगल जो है वो मान लें यहाँ पर एंगल कितना था? 15 डिग्री एंगल था। जैसे जैसे एंगल कम होता चला जाएगा, 0 डिग्री तक होता चला जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो कम होती चली जाती है, कोस थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। और जब ये अपनी रेस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा ना, मीन पोजीशन पे, उस वक्त क्या होगा कि mg कोस थीटा जो है ना वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोस थीटा 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और कोस 0 डिग्री बराबर होता है 1 के, 1 मल्टीप्लाई बाय mg। सो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगी? वापस से वेट वाली फोर्स रह जाएगी। ठीक है, और वेट टेंशन को कैंसिल आउट कर देगा। कहाँ पर? मीन पोजीशन पे। वापस जब ये बॉडी क्या करेगी? आगे की तरफ मूव करेगी, वैसे वैसे क्या होगा कि हमारे पास ये जो mg cos थीटा है ये कम होता चला जाएगा, mg sin थीटा क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पर आकर वापस से mg cos थीटा और mg और टेंशन mg cos थीटा एंड टेंशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। mg sin थीटा इस तरफ एक्ट कर रहा होगा और वो वापस क्या करेगा? इसको मूव करवाएगा टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, अब यही किस्सा हमेशा चलता रहेगा। यहाँ पर क्या होगा कि फोर्स 0 के बराबर हो जाएगी, लेकिन जब जैसे ही बॉडी यहाँ पर पहुँचेगी तो ड्यू टू इनर्शिया ये बॉडी मजबूर होगी आगे जाने के लिए। फिर जब यहाँ पर आएगी तो mg साइन थीटा इसे वापस ले आएगा, फिर यहाँ पर आएगी इनर्शिया की वजह से, फिर mg साइन थीटा इसे वापस ले आएगा, और ये प्रोसेस हमेशा क्या रहेगा? हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर ये जो सिंपल पेंडुलम है ना, इसके अंदर क्या होता है कि रीस्टोरिंग फोर्स का ये जो मैंने जिक्र किया ना, रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक लेकर आने के लिए।
सही है। अब हमारे पास आपने ये बात भी याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि mg cos थीटा जो है ना, mg cos थीटा, ये जो w cos थीटा है, ये हमेशा क्या होता है कि स्ट्रिंग के पैरेलल होता है, स्ट्रिंग के क्या होता है, अलोंग होता है, इसी वजह से ये टेंशन के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। हाउएवर अगर हम लोग w sin थीटा की बात करते हैं या mg sin थीटा वाले कंपोनेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर होता है टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पर भी क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर भी क्या है, आप देखें कि स्ट्रिंग इस तरह से और mg साइन थीटा जो है ना, ये mg साइन थीटा है, इस तरह से इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। सो दिस इज अवर सिंपल पेंडुलम्स होल मोशन। तो सिंपल पेंडुलम के अंदर भी क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिस्ट कर रहा होता है। किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा होता है, क्योंकि अगर हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जिस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो एक्सलरेशन थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी डिस्प्लेसमेंट के, वैसे ही यहाँ पर है। जैसे जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो एक्सलरेशन है वो बढ़ती चली जाएगी, और जब ये बॉडी मेन पोजीशन की तरफ आ रही होगी, इसकी एक्सलरेशन रिड्यूस होती चली जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, और फिर जब बॉडी आगे जाती है वो तो अपनी इंक्रीज वेलोसिटी की वजह से जाती है। सही है, तो हमें यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लियरली नज़र आ रहा है। अब सेकंड चीज़ अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पीरियड के ऊपर, किसका टाइम पीरियड किसे कहा जाता है, देखें एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है ना, इसे कहा जाता है क्या, टाइम पीरियड। देखें एक ऑसिलेशन किस तरह से कि बॉडी ने अपना मोशन यहाँ से स्टार्ट किया, पहले वो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे गई, फिर वो मेन पोजीशन पे आई, फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आई, फिर वो मेन पोजीशन पे आई। तो ये क्या है, एक ऑसिलेशन है, और एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, इसे किसका नाम दिया जाता है, टाइम पीरियड का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है, टाइम पीरियड का नाम दिया जाता है। और इसका फॉर्मूला आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट याद करेंगे, यहाँ पर इसकी डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं है। सो इट इज़ L/G। अगर आपसे कोई भी पूछे कि बताएं सिंपल पेंडुलम का जो टाइम है, क्या वो ये जो बोब है इसके मास के ऊपर डिपेंड करता है, आप कहेंगे नहीं। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कभी भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड कर रहा होता है एक तो लेंथ के ऊपर, जितनी ज़्यादा लेंथ पेंडुलम की बढ़ती चली जाएगी, टाइम पीरियड उतना ज़्यादा इंक्रीज करता चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में। और ये डिपेंड कर रहा होता है ग्रेविटी के ऊपर, जितनी ज़्यादा ग्रेविटी हमारे पास क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, टाइम पीरियड क्या होता चला जाएगा, उतना कम होता चला जाएगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज़्यादा होगी और वो जल्दी जल्दी से अपना एक ऑसिलेशन क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। अब अगर हम लोग देखें, जैसे अगर हम लोग देखते हैं अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा होती है, मून के ऊपर ग्रेविटी क्या होती है, 6 टाइम लेस होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ के ऊपर जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा होगा या मून के ऊपर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे मून के ऊपर टाइम पीरियड ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ग्रेविटी कम है, तो टाइम उतना ज़्यादा लगेगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए। सो दिस वाज अवर सिंपल पेंडुलम लेक्चर एंड टॉपिक। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ बॉल एंड बाउल सिस्टम एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम लोगों ने कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ बॉल एंड बाउल सिस्टम, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऑब्जर्व करना है। देखिए इस बॉल एंड बाउल सिस्टम को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इसके अंदर भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग देख सकते हैं। मान लें आपने क्या ले ली, एक बाउल ले लिया, इसको हम लोग कटोरा भी कह सकते हैं, कुछ भी। यहाँ पर आपने एक बॉल को क्या किया, प्लेस करवा दिया, ये बॉल यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर इस बॉल के ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस हैं वो ज़ीरो के बराबर हैं। अब आप कहेंगे किस तरह से फोर्सेस की ज़ीरो के बराबर है, यहाँ पर तो वेट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज़ इक्वल टू mg। लेकिन मैं कहूँगी कि नहीं, यहाँ पर वेट एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक क्या लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है। देखें वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये जो बाउल है इसे अपवर्ड डायरेक्शन में संभाले हुए, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर फोर्सेस, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने शैतानी की, आपने इस बॉल को उठाकर आप क्या ले गए, यहाँ पर ले गए।
यहाँ पर लेके जाने के बाद यानी आपने यहाँ ये कौन सी पोजीशन थी, मेन पोजीशन थी, आप यहाँ से इस बॉल को डिस्प्लेस करवा कर कहाँ तक ले गए हैं, एक्सट्रीम पोजीशन तक ले गए हैं। जब ये बॉल एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँचेगी तब इसका सेम बात वैसे ही कंपोनेंट में वेट क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, एक mg साइन थीटा होगा, एक mg कॉस थीटा होगा। और इसी वजह से क्या होगा कि ना इसका मतलब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आप कह सकते हैं कि ना डिस्प्लेस हो गई ना थोड़ी सी। तो यहाँ पर क्या होगा कि ना इसकी वेट का एक कंपोनेंट एक्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से वो एक्ट कर रहा होगा एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। ये वापस से क्या होगी, यहाँ पर आएगी। यहाँ पर इनर्शिया की वजह से ये अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगी और आगे चली जाएगी। आगे जाने के बाद यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जब जीरो के बराबर हो जाएगी तो वापस ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर इनर्शिया की वजह से आगे चली जाएगी और ये अपना मोशन हमेशा इस तरह से क्या रखेगी, कंटिन्यू रखेगी। बट ड्यू टू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कि इसका मोशन फिर भी हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि देखें आहिस्ता आहिस्ता इसका मोशन कम हो जाएगा। क्यों मोशन कम हो जाएगा, क्योंकि देखें ये जो बॉल है और ये जो बॉल की सरफेस है एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, रगड़ रही हैं, इनके अंदर फ्रिक्शन मौजूद है और फ्रिक्शन की वजह से इनकी एनर्जी ज़ाया और ये एनर्जी डिसिपेट हो रही है। सो ये मोशन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर कौन सा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिस्ट कर रहा है। सो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।